हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त मनराज। हम हमारी संविधान की सीरीज़ में आज बात करेंगे संविधान की विशेषताओं के बारे में। दोस्तों, ये हमारी सीरीज़ का पहला पार्ट है, क्योंकि एक ही पार्ट में अगर मैं सारी विशेषताओं को लेता हूं तो काफ़ी लंबा हो जाएगा और आपको देखने में बोरिंग लगेगा। तो हम कुछ और पार्ट्स में संविधान की अन्य विशेषताओं पर बात करेंगे। तो आज का विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहली जो विशेषता संविधान की है वो है कि यह वृहद लिखित संविधान है। क्या है? यह वृहद लिखित संविधान है विश्व का। दोस्तों, ये बात ध्यान देने योग्य है कि भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। संविधान दो भागों में विभाजित किया जाता है लेखन के तौर पर। एक है लिखित संविधान और एक है अलिखित संविधान। हमने देखा था पहले कि ब्रिटेन का जो संविधान है वह अलिखित संविधान है और भारत का संविधान लिखित है, यूएसए का संविधान लिखित है। तो लिखित संविधान के नज़रिए से देखें तो भारत का संविधान विश्व में सबसे बड़ा संविधान है। तो मूल संविधान की बात करें तो उसमें 395 अनुच्छेद थे, 22 भाग थे और 8 अनुसूचियां थी। दोस्तों, क्या थे? 395 अनुच्छेद थे, 22 भाग थे, 8 अनुसूचियां थी। और अभी वर्तमान संविधान की बात करें तो 500 से अधिक अनुच्छेद हैं, 25 भाग है और 12 अनुसूचियां हैं। इन सब के साथ संविधान का आकार बहुत बड़ा हो जाता है और यह पढ़ने में आपकी हालत कुछ इस तरीके से लगती है कि यह तो बहुत बड़ा संविधान है। लेकिन ये जान लेने के बाद हम इस कारण को भी जानना जरूरी है कि आखिर संविधान का आकार इतना बड़ा है क्यों। तो यहाँ पर एक फ्लो चार्ट की तरीके से हम पढ़ सकते हैं। तो पहला जो कारण दिखाया जाता है वो है भारत की डाइवर्सिटी। क्योंकि भारत की विविधता इतनी अधिक है, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, पंथ के आधार पर, उन सब जनजातियां हैं यहाँ पर, उन सब के लिए हमारे संविधान में प्रावधान किए गए हैं। और भारत का भौगोलिक आकार भी बहुत बड़ा है। इन सबको देखते हुए संविधान में सबके लिए प्रावधान करते करते संविधान का आकार बहुत बड़ा होता गया। कहाँ पर किस क्षेत्र के लिए प्रावधान किए गए ये तो हम आगे के लेक्चर्स में देखेंगे। तो पहला कारण भारत की भौगोलिक और जो सामाजिक विविधता है उसके कारण भारत का संविधान बड़ा बना, बहुत ही वृहद आकार का रूप लेता है। और दूसरा जो कारण है वो है ऐतिहासिक कारक है। क्योंकि हमने देखा था कि भारत के संविधान का बहुत बड़ा अंश 1935 के अधिनियम से लिया गया और 1935 के अधिनियम जो कि भारत की ही व्यवस्था के अनुरूप बनाया गया था। तो 1935 के अधिनियम के बहुत से अनुच्छेद भारत के संविधान में लिए गए, जिसके कारण भी उसका आकार बड़ा हो गया। फिर हम देखते हैं कि तीसरा जो कारण है वो भारत के संविधान के बड़ा होने का तीसरा जो कारण है वो है इसमें केंद्र और राज्य, किसके? केंद्र और राज्य दोनों के संविधान का शामिल होना। फिर उसके बाद 73 और 74वें संविधान संशोधन के द्वारा स्थानीय शासन के से संबंधित प्रावधान भी संविधान में जोड़े गए। मूल संविधान में इससे संबंधित प्रावधान नहीं थे, लेकिन 73वें 74वें संविधान संशोधन के द्वारा स्थानीय स्वशासन से संबंधित भी प्रावधान जोड़े गए। तो सेंटर, स्टेट एंड लोकल बॉडीज़ के जो प्रावधान थे वो भी संविधान में शामिल हुए और संविधान का आकार बड़ा होता गया। फिर एक और जो कारण हम देखते हैं कि संविधान में केवल आधारभूत सिद्धांत ही नहीं दिए गए हैं। जैसा कि हमने संविधान की परिभाषा में देखा था कि संविधान कुछ मूलभूत सिद्धांतों का दस्तावेज है जिसके आधार पर किसी देश का शासन संचालित किया जाता है। ये जो परिभाषा थी ये सभी संविधान पर लागू होती है, चाहे वो लिखित हो या अलिखित हो। लेकिन यहाँ पर हमारे संविधान की हम विशेषताओं की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर कुछ आधारभूत सिद्धांत ही नहीं शामिल है, जबकि व्याख्यायित तौर पर कुछ इसमें प्रशासन संबंधी प्रावधान भी हमारे संविधान में शामिल किए गए हैं। जैसे कई सारी संस्थाएं, निर्वाचन आयोग संबंधी संस्थाएं तथा कई सारी संस्थाएं, सांविधिक और संवैधानिक संस्थाएं इसमें जोड़ी गई, जिनके कार्यों का उल्लेख किया गया। जैसे कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, जनजाति आयोग, तो अल्पसंख्यक आयोग को भी दर्जा दे दिया गया है। तो इस तरीके से उनके कार्य, उनका क्या गठन होगा, ये सारे
प्रावधान संविधान में आमतौर पर नहीं किए जाते हैं, क्योंकि ये एक कार्यपालिका संबंधी कार्य है, लेकिन उनको भी संविधान में जगह दी गई है, जिसके कारण संविधान का आकार बड़ा हो गया है। तो इस तरीके से हमने देखा पहला जो संविधान की विशेषता है कि संविधान का आकार बहुत बड़ा है, और वह क्यों है वो कारण भी हमने देखे दोस्तों। दूसरी विशेषता की ओर चलते हैं। दूसरी जो विशेषता संविधान की जाती है वो है कि संविधान को विभिन्न स्रोतों से लिया गया, ड्रॉन फ्रॉम वेरियस सोर्सेस। संविधान हमारा जो है, हमने पहले भी देखा था कि लगभग 60 देशों के संविधानविदों ने या हमारी संविधान सभा के सदस्यों ने उनका अध्ययन किया, विश्लेषण किया और भारत की व्यवस्था के अनुरूप उनके प्रावधान संविधान में शामिल किए। उन 60 देशों के संविधान का अध्ययन और उनके प्रावधानों को शामिल करना, महत्वपूर्ण जो भी प्रावधान थे भारत की व्यवस्था के अनुरूप, फिर 1935 के अधिनियम के बहुत सारे अनुच्छेदों को शामिल करना। जो विश्व के देशों में से हमने कई सारे प्रावधान जो लिए, जैसे कि यूएसए से, यूएसएसआर से, मतलब रशिया, ये यूएसएसआर जो रशिया का ही पूर्व नाम है, वो विश्व इतिहास में आप देखेंगे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ सोशलिस्ट रिपब्लिक, और यहाँ पर फ्रांस का है, साउथ अफ्रीका के है। तो हमने कई सारे प्रावधान विभिन्न देशों से लिए, तो उनको भी हम विभाजित करते हैं कि कुछ प्रावधान हमने संरचनात्मक भाग के रूप में लिए, कुछ दर्शनात्मक रूप में लिए, कुछ राजनीतिक भाग के रूप में लिए। तो उसके ऊपर एक अलग लेक्चर में बनाऊंगा कि कौन से देश से कौन से प्रावधान लिए गए, और उसको हम मैप के द्वारा समझने की कोशिश करेंगे कि साउथ अफ्रीका से ये प्रावधान लिया गया, कि स्वतंत्र न्यायपालिका का प्रावधान कहीं ना कहीं अमेरिका से लिया गया, ये समानता, स्वतंत्रता, बंधुता ये फ्रांस से आया। तो इस तरीके से हम उन चीज़ों को अलग से देखेंगे। तो विभिन्न देशों के संविधान का अध्ययन करके उनसे विभिन्न प्रावधानों को लेने के कारण संविधानविदों को, संविधान सभा के सदस्यों को लगा कि यह भी हमारे देश के लिए उचित है, यह भी अनुकूल है, इसको भी ले लेना चाहिए हमारे संविधान में। इसके कारण संविधान का आकार बड़ा होता गया। तो दूसरी विशेषता हमने ये देखी। तीसरी जो विशेषता दोस्तों की जाती है वो है कि भारतीय संविधान कठोरता यानी रिजिडिटी और नम्यता यानी फ्लेक्सिबिलिटी, तो कठोरता और नम्यता का मिश्रण है। क्या है? कठोरता और नम्यता का मिश्रण है भारतीय संविधान। इसको आपको याद रखना है, तीसरी जो विशेषता है। तो किसी संविधान को कठोर या नम्र कहने का जो आधार होता है वो होता है कि उस संविधान में आप किस तरीके से बदलाव कर सकते हो, मतलब संशोधन की प्रक्रिया के आधार पर संविधान का यह विभाजन किया जाता है कि वह संविधान कठोर है या फिर नम्य है। तो हमारे संविधान में दोनों लक्षण दिखाई पड़ते हैं, लेकिन आप किस प्रक्रिया को कठोर संशोधन प्रक्रिया कहेंगे और किसे नम्य कहेंगे, उसके लिए जैसे कि विश्व के अगर हम कुछ संविधान की बात करें, तो अगर हम अमेरिका के संविधान की बात करें तो वहाँ पर संविधान को संशोधित करने का एक विशिष्ट प्रक्रिया होती है, और उसी प्रक्रिया के तहत आप संविधान में संशोधन कर सकते हैं। अगर हम ब्रिटेन की बात करें तो वहाँ पर चूँकि संसद में संप्रभुता है, हमारे देश में जनता में संप्रभुता है और वहाँ पे संसदीय संप्रभुता है, इसलिए संसद को सर्वोच्च शक्तियाँ प्राप्त है। कहाँ पर? ब्रिटेन में। और वहाँ पर संसद जो चाहे वो संशोधन संविधान में कर सकती है। लेकिन हमारे देश की बात करें तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रियाओं के बारे में बात की गई है, जहाँ पर दो तरह की प्रक्रियाओं की बात की गई है कि एक संशोधन वह जो संविधान जो बैठक है सदन की, उसमें उपस्थित कुल सदस्यों का 2/3 बहुमत और जो उनकी आधी सदस्य संख्या से कम ना हो। एक तो ये संशोधन, मतलब इस संशोधन के कितने रूप है और संशोधन की कितनी प्रक्रियाएं हैं उसको हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी संक्षिप्त रूप में ये देखते हैं कि संविधान के अनुच्छेद 368 में संशोधन के 2 रूप दिखाए गए हैं। कि एक है कि इसके अंतर्गत जो सदस्य उपस्थित हैं सदन में, उन उपस्थित सदस्यों का 2/3 बहुमत होना चाहिए, और जो 2/3 बहुमत है वो कुल जो सदस्य संख्या है सदन की
उसके आधे से कम नहीं होना चाहिए, यानी आधे से अधिक ही होना चाहिए। ये दोनों क्राइटेरिया जब पूरे होते हैं, दोनों मानकों पर जो संशोधन खरा उतरता है तो पहला भाग पूरा होता है। दूसरे प्रकार का जो संशोधन अनुच्छेद 368 में दिया गया है, उसमें ये दोनों मानदंड तो पूरे होने ही चाहिए पहले वाले, जबकि उसमें एक और प्रावधान जोड़ दिया गया है कि आधे राज्यों को साधारण बहुमत से उस जो प्रस्ताव है उसको पारित करना होता है जिसके आधार पर संविधान संशोधन माना जाता है। तो हमारे देश के संविधान में दो प्रावधान है, लेकिन कई ऐसे पक्ष हैं, कई ऐसे अंग हैं, कई ऐसे भाग हैं संविधान में जिनको संसद सामान्य कानून की सहायता से भी संशोधित कर सकती है। सामान्य कानून मतलब उपस्थित और मत देने वालों का बहुमत। उसके लिए ज़रूरत नहीं है कि वह कुल सदस्य संख्या का आधे से अधिक हो या आधा हो या फिर 2/3 बहुमत से पारित हो। तो इस तरीके से संविधान में, हमारे जो संविधान में है वो कठोरता भी दिखाई देती है और नम्यता भी दिखाई देती है। लेकिन अमेरिका के संविधान में कठोरता है, ब्रिटेन के संविधान में अत्यधिक नम्यता है, लेकिन हमारे संविधान में कठोरता और नम्यता का एक बेहतर मिश्रण दिखाई देता है। तो ये हमने तीसरी विशेषता देखी और याद की दोस्तों। अब जो एक अच्छी सी विशेषता है वो है हमारे देश में सिंगल सिटीजनशिप। हमारे देश के संविधान में एकल नागरिकता को अपनाया गया है। किसको? सिंगल सिटीजनशिप का मतलब होता है एकल नागरिकता। एकल नागरिकता के प्रावधान को अपनाया गया है। यह बात ध्यान देने योग्य है दोस्तों कि हमारे जो संविधान, जो हमारी संवैधानिक संस्था व्यवस्था की गई है वो संघात्मक की गई है, और संघात्मक व्यवस्था में केंद्र और राज्य और शासन के जो अंग होते हैं उनको पूरा महत्व प्रदान किया जाता है। लेकिन और इस तरीके से जैसे अमेरिका में पूर्णतः संघात्मक शासन है, वहाँ पर केंद्र और राज्य में शक्तियों का विभाजन है, और केंद्र की एक संघ के रूप में आपकी अलग नागरिकता है और एक राज्य के रूप में अलग नागरिकता है। लेकिन हमारे देश में एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है। लेकिन यूएसए में आपको दोहरी नागरिकता का प्रावधान मिलता है, केंद्र की अलग, राज्य की अलग। इसके कुछ बेहतर पक्ष भी, जैसे हमारे देश में जम्मू एंड कश्मीर की अलग नागरिकता थी, लेकिन अब वो समाप्त कर दिया गया है। उसका विशिष्ट जो स्थान दिया गया था संविधान में जम्मू कश्मीर का, वो समाप्त कर दिया गया। उसके बारे में भी हम आगे चर्चा करेंगे। लेकिन जो हमारे देश में एकल नागरिकता है उसके कारण क्या होता है कि एक रूपता आती है। जो राजनीतिक और नागरिक अधिकार है उनमें एक रूपता आती है दोस्तों। राजनीतिक और सिविल राइट्स जो होते हैं लोगों के, उनमें एक रूपता आती है। किसी भी आधार पर कोई विभेद नहीं किया जाता है, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है, चाहे जाति हो, धर्म हो, आप कितने अर्थ है आपके पास, मतलब कितना आपके पास वेल्थ है, आप कितने संपत्तिवान हैं, या कोई आपका रंग क्या है, किस क्षेत्र से आते हैं, इस आधार पर बिना कोई भेदभाव के हमारे देश में एक समान रूपता स्थापित की गई है। मतलब एक रूपता, और आप कह सकते हैं कि समानता स्थापित करने के रूप में भी कि हमारे देश में समानता के क्या प्रावधान है, तो सिंगल सिटीजनशिप भी हमारे देश में समानता को स्थापित करती है। तो इसका आप एक उदाहरण प्रयोग कर सकते हैं। तो हमारे संविधान की बहुत महत्वपूर्ण विशेषता है कि हमने एकल नागरिकता को अपनाया है। देश की एकता और अखंडता को भी ये सुनिश्चित करता है। अब जो हमारे आगे की एक विशेषता है, ये बहुत ही रोचक और महत्वपूर्ण है दोस्तों। हमने देखा था कि देश को आज़ाद होना और देश में जो गरीबी की स्थिति थी वो 80% की से भी अधिक थी, और जो 15 या 17% हमने पहले देखा है, शिक्षा का स्तर बहुत ही कम था। तो इन सब परिस्थितियों में जो अंग्रेज़ों की व्यवस्था थी उसके अंतर्गत बहुत कम लोगों को मत देने का अधिकार था, जिसमें कर कितना अदा करता है व्यक्ति, या फिर वो कितनी संपत्ति है उसके पास, इनके आधार पर कई विभाजन बने हुए थे। उसके आधार पर किसी व्यक्ति को मत देने का अधिकार हुआ करता था। लेकिन जैसे हमारा देश आज़ाद हुआ और संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, हमारे संविधान की एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो विश्व चर्चित विशेषता रही वो थी सार्वभौमिक मताधिकार प्रदान करना। क्या थी? सार्वभौमिक मताधिकार प्रदान करना। सार्वभौमिक का मतलब होता है सभी को, यानी यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज में मताधिकार प्रदान करना। हमारे संविधान में अगर आप देखें जब लागू होता तब 21 वर्ष जिन्होंने आयु प्राप्त कर ली उनको मत देने का अधिकार था। लेकिन इस
21 वर्ष की आयु को 18 वर्ष कर दिया गया था 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1988 के तहत, जो लागू हुआ था 1989 से। तो 61वें संविधान संशोधन 1989 में आपको 21 वर्ष की आयु को घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया, अर्थात आज जो व्यवस्था लागू है उसमें 18 वर्ष की उम्र प्राप्त कर चुका प्रत्येक वयस्क हमारे देश में किसी भी चुनाव प्रक्रिया में, मतलब जहाँ पर प्रत्यक्ष चुनाव या जनता के मत की आवश्यकता होती है, वहाँ पर वो मत का अधिकार रखता है। जैसे लोकसभा का चुनाव हुआ, राज्य विधानसभा का चुनाव हुआ या फिर स्थानीय निकायों के चुनाव हुए, तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता रही। इसका पॉजिटिव पक्ष आप देखें तो यह नागरिकों में समानता स्थापित करता है। कोई भेदभाव नहीं, जाति का, धर्म का, लिंग का, या फिर जैसा अंग्रेजों ने किया था संपत्ति का, कोई भेदभाव नहीं, समानता स्थापित करता है। लेकिन उसके बावजूद भी हमारे देश में कई सारे सांप्रदायिक दंगे दिखाई देते हैं, जातिगत भेदभाव दिखाई देते हैं, या फिर जो वर्गगत संघर्ष है वो दिखाई देता है। तो जिसके कारण कहीं न कहीं जो संविधानविदों की अपेक्षाएं थी उस पर ये खरा नहीं उतर पाया है, लेकिन इसके लिए हम प्रयास जारी किए हुए हैं। तो इस विशेषता को आपको ध्यान रखना है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता है। इसी के साथ हमारा लेक्चर समाप्त होता है दोस्तों। आगे के पार्ट्स में हम संविधान की और विशेषताओं पर चर्चा करेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच। जय